आज के हेडिंग में हम पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय और साथ साथ में जो पहले पार्ट के कुछ हेडिंग से शुरुआत की उसको भी रिवाइज करेंगे। गॉस के प्रमेय को पढ़ने के लिए आप पहले यानी सममित पृष्ठ क्या होता है, सिमेट्रिक सरफेस, सममित का मतलब है कि अगर किसी वस्तु को एक निश्चित अक्ष के परितः घुमाने पर उसको चारों ओर से देखने पर उसमें कोई परिवर्तन ना आए तो उसको हम सममित वस्तु कहते हैं। जैसे अगर मान लो कि कोई बेलन है, सिलेंडर है, ये इसका एक्सिस है, अक्ष है, इसके परितः अगर आप इसको रोटेट करते हैं ऐसे तो चारों ओर से देखने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये एक सममित पृष्ठ कहलाएगा। अब देखिए, जर्मन के वैज्ञानिक गॉस ने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले कारक यानी वैद्युत आवेश के वितरण और वैद्युत क्षेत्र के बीच एक संबंध को स्थापित किया। गॉस के प्रमेय को समझने के लिए कुछ चीजों को जानना आवश्यक है। पहला है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। दूसरा है घन कोण, सॉलिड एंगल। तीसरा है वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तीनों हेडिंग पहले जानना परम आवश्यक है, इसके बाद तो फिर गॉस का थ्योरम समझा जा सकता है। अब इसका पहला हेडिंग लेते हैं। पहला हेडिंग है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश देखिए, सामान्यतः क्षेत्रफल को हम अदिश राशि के रूप में लेते हैं, लेकिन अगर किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की अगर गणना करनी हो या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या की गणना करनी हो तो ये क्षेत्रफल की यानी उस पृष्ठ की स्थिति पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल में ऐसे मान लो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, अगर हम किसी सरफेस को ऐसे ले ऐसे, तो आप देखिए ये सभी बल रेखाएं ऐसे गुजर रही है, लेकिन अगर इसको हम ऐसे ले लें, वहीं पर देखिए वहीं पर हम ऐसे रोटेट कर दे रहे हैं उसी स्थान, तो अभी बल रेखा नहीं गुजर रही है, ये बल रेखा उसमें से नहीं गुजर रही है, जबकि ये पहले इसमें से गुजर रही है। यानी वही पृष्ठ है, वही सरफेस है, अगर हम उसकी पोजीशन को चेंज कर दें, उसी पॉइंट पर अगर हम घुमा दें उसको, तो इसमें से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। इसी कारण से हम क्षेत्रफल को सदिश के रूप में लेते हैं, वेक्टर के रूप में लेते हैं। वेक्टर में हमको पता है दो चीज होता है, एक उसका परिमाण होता है और उसकी डायरेक्शन होती है। तो क्षेत्रफल सदिश में क्या होता है कि ऐसे आप मान लो कोई सरफेस है,
तो क्षेत्रफल सदिश को हम ऐसे डिनोट करते हैं वेक्टर ए बराबर होगा ए यूनिट वेक्टर एन। जो यूनिट वेक्टर है ये एकांक सदिश है जिसकी दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर। जैसे मान लो ये कोई तल आपने लिया, अगर इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर है तो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा 2 वर्ग मीटर, इसका परिमाण होगा मॉड, और उसकी डायरेक्शन ऐसी पृष्ठ के तल के लंबवत। तो इसके तल के लंबवत यूनिट वेक्टर को हमने किससे व्यक्त किया है? एन कैप से। तो एन कैप से जब ए में मल्टीप्लाई करोगे, ए में गुणा करोगे तो आपको केवल डायरेक्शन मिल जाएगी और इसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं। तो जो ए है यह इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है और जो एन कैप है यह उसकी दिशा को व्यक्त करता है, यानी ये यूनिट वेक्टर है, ये हमेशा उस तल के लंबवत और कहां होता है? बाहर। अब देखें घन कोण यानी सॉलिड एंगल या ठोस कोण भी कहते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है? इसके पहले हमने कोण पढ़ा है जिसका मात्रक रेडियन होता है। वो कैसे परिभाषित है? अगर मान लो एक वृत्त के वृत्त का कोई परिधि, इस परिधि का कोई पार्ट ले लो, आप मान लो इतना ले लेते, इस परिधि के इस भाग जिसको आप चाप बोलते हैं, चाप, इसके द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण का मतलब है कि इन दोनों छोर को सेंटर से आप मिला दें। इस केंद्र से मिलाने पर जितना ये एंगल बन रहा है इसी को आप समतल कोण कहते हैं और इसका मात्रक आप रेडियन पढ़ते हैं। और फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप, चाप मतलब आर्क बटे त्रिज्या मतलब रेडियस, इसका मात्रक होता है रेडियन। तो ये 2 डायमेंशन है, ये द्विविमीय है, ये एक प्लेन में खींच सकते हो क्योंकि जो सर्किल होता है, जो वृत्त होता है वह एक समतलीय आकृति। यही चीज अगर हम गोले में लें, गोला, गोला का मतलब गोला घिरी हुई आकृति है, गेंद, उस गोले का अगर कोई पार्ट है, जैसे मान लो ये गेंद है, आपने इस गेंद का एक ऐसे छोटा सा पार्ट ले लिया, ऐसे छोटा सा आपने पार्ट लिया ऐसे, और ये गोले का सेंटर है यहां, ये गोले का एक छोटा सा भाग है और ये उसका गोले का सेंटर है। अब क्या करें, इस गोले के इस पार्ट के प्रत्येक पॉइंट को इससे मिला देंगे सेंटर से। देखिए एक आकार बन जा रहा है शंकु के आकार का, ऐसे आइसक्रीम होता है तिकोना वाला, एक उस आकार की आकृति बन जाएगी। तो ये इस सेंटर पर जो कोण बनाता है उसी को घन कोण कहते हैं और इसको हम डेल्टा ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब गोले के किसी भाग के सारे पॉइंट्स को अगर आप सेंटर से मिला दो तो मिलाने पर जो शंकु कोण बन रहा है, जो कोण एंगल बन रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। इसको हम डेल्टा ओमेगा से शो करते हैं। तो घन कोण को किससे व्यक्त करते हैं? डेल्टा ओमेगा से। ये किसके बराबर होता है?
ये जो गोले का क्षेत्रफल आपने लिया है, मान लो क्षेत्रफल है डेल्टा ए, और ये गोले की जो त्रिज्या है ये मान लो आर है, तो डेल्टा ओमेगा बराबर होगा डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ये भी पूरक मात्रक में गिना जाता है। रेडियन और स्टेरेडियन दोनों पूरक मात्रक में गिने जाते हैं। अब ये हुआ गोले के किसी भाग के द्वारा केंद्र पर बना घनकोण। अगर हमें पूरे गोले के कारण, पूरे गोले के क्षेत्रफल के कारण, पूरे गोले की पृष्ठ के कारण अगर हमें सेंटर पर आंतरिक घनकोण ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? तो यहां देखो, जिसका घनकोण निकालना होता है उसका क्षेत्रफल हम ऊपर रखते अंश में। तो चूंकि हमें पूरे गोले का निकालना है तो पूरे गोले का क्षेत्रफल हम यहां रखेंगे, और पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। नीचे किससे भाग देंगे? त्रिज्या के वर्ग से। त्रिज्या के वर्ग तो कितना आया? 4 पाई। इसको हम कहते हैं संपूर्ण घनकोण। इसको हम केवल ओमेगा से शो करते हैं। तो संपूर्ण घनकोण बराबर 4 पाई होता है। और ये ध्यान देने की बात है कि घनकोण केवल गोले के किसी भाग का ही होता है। अब हम ये देखेंगे कि अगर मान लो कोई सरफेस है जो गोले का हिस्सा नहीं है और उसके द्वारा किसी पॉइंट पर बनने वाला घनकोण निकालना है, सॉलिड एंगल निकालना है, तो क्या करें? क्योंकि ये परिभाषित है केवल गोले के पृष्ठ के लिए। लेकिन अगर कोई सरफेस है वो गोले का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके कारण किसी पॉइंट पर घनकोण निकालना है, तो कैसे करें? इसके लिए देखें, ये मान लो कोई सरफेस है, इसका क्षेत्रफल डेल्टा ए है और क्षेत्रफल सदिश है डेल्टा ए वेक्टर डेल्टा ए। इसके द्वारा हमें बिंदु O पर बनने वाला घनकोण निकालना है, सॉलिड एंगल निकालना है। इस सरफेस के मिड पॉइंट को ले लें आप, यहां से इसकी दूरी मान लो r है। अब चूंकि परिभाषित तो केवल गोले के लिए होता है और ये गोले का हिस्सा है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस r को त्रिज्या मान लेते हैं, रेडियस मान लेते हैं, और O को सेंटर मान करके एक आप ऐसे गोले की कल्पना करें। एक ऐसा गोला जिसका सेंटर O है, यानी जिस पर हमें घनकोण ज्ञात करना है, सॉलिड एंगल ज्ञात करना है, उसको सेंटर मान ले, और जो दूरी है इसको हम त्रिज्या मान ले, और एक गोले की कल्पना करें। फिर उसके बाद अगर मान लो इधर से ऐसे प्रकाश का एक पुंज, प्रकाश की बीम, लाइट बीम अगर गिर रही हो, ये एक गोला है, तो इसका इस पर क्या बनेगा? छाया बनेगा, प्रक्षेप बनेगा, शैडो बनेगा। तो चूंकि परिभाषा केवल गोले के पृष्ठ के लिए है और ये गोले का हिस्सा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसका इस काल्पनिक गोले पर जो शैडो बनेगा, जो छाया बनेगा, उस छाया का इस O पर जो घनकोण होगा वही इसका बिंदु O पर घनकोण है। ऐसे देखें, इसका जो गोले का हिस्सा नहीं है, इसका पॉइंट O पर घनकोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, O को सेंटर मान लेते हैं, इस दूरी R को त्रिज्या मान करके एक गोला खींचेंगे, और उस गोले पर इसका जो शैडो बनेगा, जो छाया बनेगा, ऐसे बनेगा छाया, ऐसे ये बनेगा, ये गोले का पार्ट है। तो इसका जितना कोण बनेगा ऊपर, वही हम इसका बिंदु O पर घनकोण
अब सवाल ये है कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि इसका तो आपने डेल्टा ए मान रखा है, तो इसका एरिया कितना होगा। देखिए ये जो केंद्रीय रेखा आपने मिलाया है, ये वेक्टर डेल्टा ए से मान लो थीटा एंगल बना रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये कोई यल लंबाई की छड़ है, ये आपका मान लो पृथ्वी जमीन है, इस तरह से ऐसे तिरछा करके रखा हुआ है, ये थीटा एंगल है। मान लो ऊपर कोई बल्ब जल रहा है, ऐसे कोई पैरेलल प्रकाश की ऐसे रेज आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसका इस पर क्या बनेगा, छाया बनेगा। इस छाया की लंबाई कितनी होगी, देखिए ये एल है, ये थीटा है, हम इसको अगर एक्स मान लें तो होगा क्या, कॉस थीटा बराबर एक्स बाई एल, या एक्स बराबर क्या होगा, एल कॉस थीटा, यानी इस छाया की लंबाई एल कॉस थीटा होगी। तो इसी प्रकार से इसका जो गोले पर प्रक्षेप बनेगा, इसका जो गोले पर छाया बनेगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा डेल्टा ए कॉस थीटा। इसका आया एल कॉस थीटा, इस लंबाई का इस पर छाया कितना आया, एल कॉस थीटा। ऐसे इसका इस गोले पर जो प्रक्षेप होगा, जो गोले पर छाया बनेगी, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, डेल्टा ए कॉस थीटा। अब चूंकि ये गोले का हिस्सा हो गया और उसका क्षेत्रफल कितना है, डेल्टा ए कॉस थीटा है, तो इसके द्वारा सेंटर पर बनने वाला घनकोण डेल्टा ओमेगा बराबर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल यानी डेल्टा ए कॉस थीटा और बाई आर का स्क्वायर। अब फिर देखें, हमने पढ़ा है कि A डॉट बी बराबर होता है वेक्टर में A यानी पहले का परिमाण, B यानी दूसरे का परिमाण, इनके बीच बनने वाले कोण का कॉस वैल्यू, कॉस मान, ए बी कॉस थीटा। तो इसी प्रकार से यहां देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चेक करें, डेल्टा ओमेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ए वेक्टर डेल्टा ए यूनिट वेक्टर एन, अगर हम इस दिशा में यूनिट वेक्टर को एन मान लें, यानी इसकी त्रिज्या के अंदिश, जो आपने काल्पनिक गोला खींचा है, इसकी त्रिज्या के अंदिश, या यूं कहें ये जो केंद्रीय किरण है, इसके अंदिश अगर हम यूनिट वेक्टर को एन मान लें, एन कैप मान लें, तो देखें अगर आप डेल्टा ए डैश, सॉरी वेक्टर डेल्टा ए डॉट एन अगर करें तो क्या आएगा, इसका परिमाण कितना है, डेल्टा ई। इस फार्मूले से ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण, इनके बीच बनने वाले कोण का कॉस मान। तो क्या हो गया, इसका परिमाण डेल्टा ई, इसका परिमाण, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका परिमाण 1 होगा, इनके बीच बनने वाले कोण का कॉस मान, तो इनके बीच कितना कोण बन रहा है, थीटा, तो आएगा कॉस थीटा, यानी डेल्टा ए इंटू कॉस थीटा। तो डेल्टा ए कॉस थीटा को लिख सकते हैं डेल्टा ए डॉट एन, तो डेल्टा ए डॉट एन बाई एच। फिर अगर मान लो ये बहुत छोटा हो, बहुत छोटा सा पृष्ठ हो, तो इसको इस रूप में लिखते हैं, यानी कहेंगे डी ओमेगा वेक्टर डी ए डॉट एन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां पर एक चीज और देखें, अगर आपको एक स्टेरेडियन की परिभाषा देनी हो कि एक स्टेरेडियन कितना होगा, तो देखिए इस फार्मूले से डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर। अगर मान लो डेल्टा ए बराबर आर स्क्वायर हो जाए,
यानी किसी गोले के का कोई ऐसा हम पार्ट लें, ऐसा भाग लें कि उसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के यानी रेडियस के स्क्वायर के इक्वल, त्रिज्या के वर्ग के बराबर। किसी गोले का इतना हम भाग लें, उसका इतना क्षेत्रफल लें, इतना एरिया लें कि वह इस त्रिज्या के वर्ग के बराबर। तो उस दशा में क्या हो जाएगा, डेल्टा को आर स्क्वायर लिखेंगे बटे आर स्क्वायर, एक आएगा, यानी एक स्टेरेडियन। अर्थात इसकी परिभाषा ऐसी होगी कि एक स्टेरेडियन वह घन कोण है, एक स्टेरेडियन किसी गोले के केंद्र पर बनने वाला वह घन कोण है जो गोले के किसी ऐसे भाग के द्वारा आंतरित होता है जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले के इतने भाग द्वारा केंद्र पर आंतरित होता है जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर। अब देखें इसके बाद जो वैद्युत फ्लक्स था वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें हम जो पहला वाला पार्ट है उसके कुछ हेडिंग को लेकर के चल रहे हैं। तो कुछ लोगों की मांग थी कुछ पीछे वाला पोर्शन को दोहरा दिया जाए, तो आपको थोड़ा सा बताते हैं वैद्युत आवेश के विषय में। देखें वैद्युत आवेश, देखें क्या होता है। दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने के कारण, जैसे आप एग्जांपल लें कि अगर हम एक कंघी को सूखे बाल में रगड़ते हैं या कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं तो इसके अंदर छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पैदा हो जाता है। आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि कंघी को आप बाल में रगड़ करके कागज के टुकड़ों के ऊपर लाइए तो ये कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। तो परस्पर रगड़ने के कारण अगर किसी वस्तु के अंदर आकर्षण का गुण पैदा हो जाए तो आप कहते हैं कि वस्तु आवेशित हो गई है, यानी वस्तु ने आवेश ग्रहण कर लिया है। अब ये होता कैसे? आपको ये पता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना है जिसमें बीच में नाभिक होता है और उसके बाहर बहुत सारी कक्षाएं बनी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं वे नाभिक के द्वारा प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं और जितनी दूर की कक्षाएं होती हैं उन पर नाभिक कम आकर्षण बल लगा होता है। तो जब हम एक वस्तु को दूसरे पर रगड़ते हैं तो अगर रगड़ने से एक का इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में चला जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित की जाती हैं। जैसे मानते हैं कि जब आप कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं, ये कांच की छड़ है, जब इसको आप रेशम पर रगड़ते हैं तो क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब वो धनावेशित हो जाएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती जाएगी, अधिकता हो जाएगी और उसको हम कहते हैं कि वह ऋणावेशित हो जाएगा। अब देखो आवेश को उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं। एक है घर्षण के द्वारा, जैसे भी मैंने बताया कि आप कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं तो क्या होता है कि इनके अंदर आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरा विधि है चालन के द्वारा। अगर मान लो कोई आवेशित वस्तु है
ये कोई आवेशित वस्तु है, मान लो धनावेश इस पर है, इसको हम किसी अनावेशित वस्तु से जब टच कराते हैं, जब टच कराते हैं तो ये भी आवेशित हो जाता है। या जैसे कोई ऋणावेशित वस्तु है, चाहे धनावेशित है, कोई भी ऋणावेशित है, इसको जब किसी वस्तु से टच कराएंगे पर इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, जब इसे टच कराएंगे तो ये भी आवेशित हो जाएगा। इसमें होता ये है कि जब ये ऋणावेशित है तो जैसे हम टच कराते हैं इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जाते हैं और तब तक जाते हैं जब तक कि इलेक्ट्रॉन दाब दोनों का बराबर न हो। तो इससे ये ऋणावेशित हो जाता है। और जब हम इन दोनों को टच कराते हैं, ये धनावेश से, ये निरावेशित है, तो जो पॉजिटिव होता है उस पर इलेक्ट्रॉन दाब सामान्य से कम होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन दाब अधिक है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन आएंगे वो पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से हम परस्पर संपर्क के द्वारा भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तीसरा तरीका है प्रेरण के द्वारा। मान लो ये कोई धनावेशित वस्तु है, इसको हम किसी निरावेशित वस्तु के पास लाते हैं। जब लाएंगे, ये मान लो चालक पदार्थ है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन उन्हें कहते हैं जो पूरे चालक में कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो जब हम इसको उसके पास लाएंगे तो क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो इधर चले जाएंगे, यानी ये इसका ऋणावेशित होता जाएगा और ये धनावेशित हो जाएगा। अब अगर इसको हम भू संपर्कित कर दें, जमीन से जोड़ दें, तो पृथ्वी मुक्त इलेक्ट्रॉन का भंडार है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और निकलते हैं इसके सारे धनावेश को समाप्त। तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, इसको हम हटा लेंगे, पूरा का पूरा ऋणावेशित हो जाता है, यानी जो ऋणावेश है ये पूरे पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम प्रेरण के द्वारा भी इसको आवेशित कर सकते हैं। इसके कुछ मूलभूत गुण पर आए। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है। अगर सजातीय आवेश हैं, यानी दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर विजातीय आवेश हैं, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनके बीच आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। फिर आवेश संरक्षित है, यानी आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो सकता है, स्थानांतरित हो सकता है, ये उत्पन्न या नष्ट नहीं हो सकता। फिर है आवेशों का क्वांटीकरण। सबसे सूक्ष्म आवेश इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है स्वतंत्र रूप से, और इलेक्ट्रॉन प्रवेश होता कितना है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इतना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। इससे सूक्ष्म आवेश अन्य किसी भी कण पर नहीं पाया जाता। और कोई वस्तु आवेशित होता कैसे है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से। मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो जिस पर गया उस पर स्मॉल ई, इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर, स्मॉल ई के बराबर आवेश, 2 गया 2 ई आवेश, 3 गया 3 ई आवेश, 4 गया 4 ई आवेश, एन इलेक्ट्रॉन गया तो एन ई आवेश हो जाएगा निगेटिव, और जिससे गया उसके ऊपर प्लस एन।
इसका मतलब है अगर किसी वस्तु के आवेश में इलेक्ट्रॉन के आवेश से हम भाग दें तो सदैव क्या आएगा, n आएगा, पूर्णांक आएगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी आवेशित वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज ही हो सकता है। इसी को हम कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चर्चा किया गया।